नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान आज भी नहीं कर पाई। सिद्धरमैया का नाम करीब करीब तय हो गया था, लेकिन आखिरी मौके पर डीके शिवकुमार अड़ गए। डीके ने कहा अगर उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता तो सिद्धरमैया को भी न बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि खरगे खुद चीफ मिनिस्टर बन जाएं। 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी बात हुई, लेकिन पहले कौन कुर्सी पर बैठेगा इस पर बात अटक गई, क्योंकि सिद्धरमैया और डीके दोनों पहले खुद को चांस दिए जाने की बात कह रहे हैं। डीके ने कह दिया कि अगर सिद्धरमैया को पार्टी चीफ मिनिस्टर बनाती है तो वो बगावत नहीं करेंगे, लेकिन सरकार में शामिल नहीं होंगे, न डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे न मिनिस्टर बनेंगे। इसके बाद मामला लटक गया। शाम को एक और ट्विस्ट आया। कर्नाटक कांग्रेस के बड़े लिंगायत नेता एमबी पाटिल मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंच गए। इसके बाद चीफ मिनिस्टर के तौर पर एमबी पाटिल के नाम की चर्चा काफी गर्म हो गई। हालांकि कार्यकर्ताओं और अफसरों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला आज हो जाएगा। बेंगलुरु के स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियां होने लगी थी। सिद्धरमैया के घर में और उनके गांव में जश्न शुरू हो गया था, लेकिन शाम होते होते स्टेडियम में तैयारियां रोक दी गई। सिद्धरमैया के घर में जो लाइटिंग की गई थी उसको भी उतार लिया गया। कुल मिलाकर जो स्थिति कल थी वही आज है। अब सवाल यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या फैसला लेंगे, कैसे फैसला करेंगे। डीके शिवकुमार दिल्ली में अपने समर्थक विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होगा, और अगर सिद्धरमैया और डीके दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर अड़े रहे तो क्या कोई तीसरा बाजी मार ले जाएगा। आज की बात में इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बता देता हूं कि आज दिन भर कांग्रेस में क्या हुआ, कैसे मीटिंग्स और रूठने मनाने का दौर चलता रहा। आज सुबह सुबह जब बेंगलुरु के कटरीवा आउटडोर स्टेडियम की तस्वीरें आई, स्टेडियम में मंच बनाया गया, कुर्सियां लग गई, रेड कारपेट बिछ गया, अफसर तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। जिस तेजी से काम शुरू हुआ उससे लगा कि अफसरों को मैसेज मिल गया है, इसीलिए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने 2 दिन पहले कहा था कि 18 मई को शपथ ग्रहण होगा। इसलिए जब स्टेडियम में तैयारी शुरू हुई, एडिशनल पुलिस महानिदेशक और पुलिस यातायात के विशेष आयुक्त एमए सलीम ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्टेडियम का निरीक्षण किया तो यह लगा कि चीफ मिनिस्टर का नाम तय हो गया है, कल शपथ ग्रहण होगा। लेकिन शाम होते होते स्टेडियम में काम रुक गया, रेड कारपेट लपेट कर रख दिया गया, मंच तैयार करने का काम भी रोक दिया गया। स्टेडियम के बाहर जो सुरक्षा तैनात की गई थी उसे भी हटा लिया गया। हमारे संवाददाता टी राघवन सुबह कटरीवा स्टेडियम में थे। मंजर कुछ और था और शाम होते होते मंजर कैसे बदल गया, ये भी देखने वाली चीज है। कर्नाटक में नए सीएम के शपथ ग्रहण समारोह के लिए खासी तैयारियां की गई थी। आप मेरे पीछे देखिए, ये चेयर्स यहां पर मंगवाई गई थी, लेकिन अभी से खोला नहीं गया है क्योंकि सारा कार्यक्रम बदल दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह को होल्ड पर डाल दिया गया है। फिलहाल मैं कटरीवा स्टेडियम पर मौजूद हूं। आप एंट्रेंस देखिए, यहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं की जानी थी उसके लिए यहाँ पर ये सारी सामग्रियाँ लाई गई थी। एलईडी स्क्रीन्स आप देखिए, एसी के डक्ट यहाँ पर जो एसी लगवाए जाने थे पोडियम पर उसके लिए। उसके बाद यहाँ देखिए सब लोग अब काम छोड़कर बैठ गए हैं क्योंकि एक इंस्ट्रक्शंस दिल्ली से आई है कि काम को फिलहाल रोक दिया जाए। अगर हम कटरीवा स्टेडियम के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि 2013 की बात कर लें तो ये वही जगह है जब सिद्धरमैया 122 सीटों के साथ कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनी थी, जब सिद्धरमैया ने इसी कटरीवा स्टेडियम से सीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। कुछ देर पहले तक यहाँ पर जो आप ये ऊपर वाले हिस्से देख रहे हैं, यहाँ पर फ्रिल्स लगाए गए थे। उन फ्रिल्स को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिए, यहाँ पर ये फ्रिल्स जो है कुछ देर पहले तक इन स्टेडियम के ऊपर वाले हिस्सों में लगे हुए थे, लेकिन अब इन सबको उतार लिया गया है। यहाँ पर उन्हें नीचे रख दिया गया है। जो लाल कालीन आप वहाँ पर देख रहे हैं, कुछ देर पहले तक ये लाल कालीन, अगर हम आपको उस तरफ दिखाएं तो देखिए वो मेन स्टेज है, उस स्टेज के नीचे ये लाल कालीन बिछाई गई थी। लेकिन अब इन सब कालीनों को यहाँ पर समेट दिया गया है और वापस जो उनको अलग रख दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको ये काम दिया गया था, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्हें इंस्ट्रक्शन आए थे कि इस
कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, होल्ड पर रखा गया है। इस वजह से उन्हें ये कहा गया कि यहाँ से सारी चीज़ें हटा ली जाएं। साथ ही ये भी इंस्ट्रक्शंस थे पुलिस डिपार्टमेंट को कि शाम के बाद यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त होगा, अब उसे भी होल्ड पर रखा गया है। स्टेडियम में तैयारियां इसलिए शुरू हो गई थी, करीब करीब तय हो गया था कि सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। सिद्धरमैया के सपोर्टर विधायकों तक भी ये मैसेज पहुंच गया था, इसलिए सिद्धरमैया के घर पर जश्न शुरू हो गया। बेंगलुरु में उनके घर के बाहर जो समर्थक जुटे उन्होंने नारेबाजी की। इसके बाद मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई, लेकिन ये खुशी 2-3 घंटे के बाद खामोशी में बदल गई, क्योंकि दिल्ली से कोई ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ मीटिंग का दौर ही चलता रहा। इधर दिल्ली में आज सुबह सबसे पहले सिद्धरमैया राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। सुबह 11:30 बजे का वक्त था। सिद्धरमैया और राहुल गांधी की मीटिंग करीब आधा घंटा चली। इसके बाद सिद्धरमैया बिना कुछ कहे 10 जनपद से चले गए। जैसे ही सिद्धरमैया 10 जनपद से निकले, उसके कुछ ही मिनटों बाद डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने शिव कुमार को मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, उन्हें सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर के तौर पर मंजूर करने के लिए राजी करने का प्रयास किया। पता यह लगा कि कांग्रेस ने 2 विकल्प तैयार किए थे। पहला, सिद्धरमैया चीफ मिनिस्टर बने, डीके शिव कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 3-4 बड़े मंत्रालय दिए जाएं, डीके के करीबी विधायकों को मंत्रिमंडल में अच्छी जगह दी जाए, अच्छी मिनिस्ट्रीज दी जाएं। लेकिन डीके ने इससे यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि अगर सिद्धरमैया को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो वो सिर्फ विधायक रहेंगे, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन यह था कि सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार 2.5 साल के लिए रोटेशन पर मुख्यमंत्री बने। डीके ने यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया, लेकिन साथ में यह कंडीशन रख दी कि पहले 2.5 साल के लिए उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। क्योंकि सिद्धरमैया अपनी उम्र का हवाला देकर पहले मुख्यमंत्री बनने के लिए अड़े हुए हैं, इसी पर बात बिगड़ गई। राहुल गांधी की डीके शिव कुमार से बात करीब 1 घंटे तक चली। इसके बाद डीके शिव कुमार भी बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अब राहुल गांधी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को मनाने की कोशिश तो कर रहे थे, उसी वक्त कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रास्ता निकालने के प्रयास में लगे रहे। खड़गे के घर पर कर्नाटक में ऑब्जर्वर बनाकर भेजे गए सुशील कुमार शिंदे और कर्नाटक के प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला पहुंच चुके थे। इन नेताओं से खड़गे ने 45 मिनट तक चर्चा की। इसी बीच राहुल गांधी के घर से निकलकर डीके शिव कुमार सीधे खड़गे के घर पहुंचे। खड़गे के घर पर फिर बात हुई। खड़गे ने 2.5 घंटे तक डीके से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। डीके अड़े हैं और अड़े ही रहेंगे। जब खड़गे के घर में डीके शिव कुमार के साथ मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान यह मैसेज फैला कि डीके शिव कुमार भी सिद्धरमैया की लीडरशिप में काम करने को तैयार हो गए हैं। और इसके बाद सिद्धरमैया के समर्थक जश्न मनाने लगे। जब ये बात खड़गे तक पहुंची तो उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला को बाहर भेजा। सुरजेवाला ने मीडिया से कहा कि चीफ मिनिस्टर के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी के लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, लोगों को अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। झूठी खबरों और भाजपा की अफवाहों पर विश्वास मत करिए। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिनको कांग्रेस विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये अख्तियार दिया है कि वो कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता एंड कॉन्सिक्वेंटली मुख्यमंत्री घोषित करें, वो बाकायदा संपूर्ण चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऊपर मोदी जी 10-10, 15-15 दिन में निर्णय करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी 2 दिन से डेलिब्रेशंस कर रहे हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल तक हम आपको ये निर्णय बता देंगे। इसलिए जल्दी मत करिए, विचलित मत होइए। भारतीय जनता पार्टी अपनी करारी हार से बौखलाई हुई है, विचलित है, और इसीलिए वो झूठा प्रोपेगेंडा और प्रपंच और उनका सोशल मीडिया अजीबोगरीब खबरें चलवा रहा है, उन पर विश्वास मत कीजिए। बड़ी बात यह कि डीके शिव कुमार ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खड़गे के घर से निकलने के बाद डीके दिल्ली में अपने भाई डीके सुरेश के घर पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को भी बुलाया हुआ था। डीके ने यहां एमएलए के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में क्या बात हुई,
डीके ने विधायकों से क्या राय ली या फिर उन्हें आगे की रणनीति के बारे में निर्देश दिए, इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है। लेकिन डीके के इस रुख से कांग्रेस के नेता जरूर तनाव में आ गए। इधर डीके ने तेवर दिखाए, उधर डीके सपोर्टर झंडे बैनर उठाकर सड़कों पर निकल आए। कांग्रेस हाईकमान से डीके को चीफ मिनिस्टर बनाने की मांग शुरू कर दी और इसके साथ साथ मंदिरों में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूजा, यज्ञ और हवन शुरू हो गए। लोगों ने डीके शिव कुमार के पोस्टर्स लगाकर सड़क पर नारियल फोड़ने भी शुरू कर दिए और इसके बाद कांग्रेस के कुछ विधायक सामने आए। उन्होंने कहा डीके ने कर्नाटक में कांग्रेस की नाव को उस वक्त संभाला जब वो डूब रही थी। डीके ने मेहनत की, जेल गए, अपमान सहा, लेकिन कांग्रेस को कर्नाटक में जिताने का वादा पूरा किया। इसलिए डीके का दावा तो बनता है, उनका हक तो बनता है, उन्हें चीफ मिनिस्टर तो बनना ही चाहिए। We are requesting High Command to consider the matter that as a KPCC president, DK Shivakumar has successfully done his job and got the party into power. So we are requesting High Command to consider the matter and do the DK Shivakumar chief minister. Party, it is very in critical position at that time in Karnataka. Only one member out of 28, only one parliament we have got, Bangalore rural. At that time, he take charge. And from grass to this level, he fought for anything. So he went to jail for party, CBI, IT, ED, BJP, apply all kind of harassments on him. He faced everything for party. He is very loyal to Gandhi family also, Congress too also. That's why he is claiming his. डीके और सिद्धारमैया के बीच तकरार हुई तो कुछ दूसरे नेताओं को भी मौका दिखने लगा। एमबी पाटिल दिल्ली पहुंचे हैं। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े दलित लीडर जी परमेश्वर ने भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर दावेदारी ठोक दी है। कई दलित संगठनों ने भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। जी परमेश्वर ने कहा कि मांग करने में कोई बुराई नहीं है, दलितों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है, इसलिए उम्मीद है कि हाईकमान दलितों को भी मौका देगा। जी परमेश्वर ने कहा उन्हें कर्नाटक कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी। कांग्रेस हाईकमान उनको और उनकी योग्यता को जानती है, इसलिए वो लॉबिंग करने या प्रेशर बनाने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे। अगर हालात ऐसे बने तो उन्हें खुद ब खुद मौका दिया जाएगा। The aspirations of Dalit people who are voting Congress all the time. You know, majority of the Dalits have voted Congress all the time. And it is but natural for them to ask their representation. That I don't think there's anything wrong with that. Even when they made me as a PCC president, I didn't lobby. You know, Congress, the then Congress President Sonia Ji knew me very well because I was also a permanent invitee in the working committee. She has seen and she has collected a lot of information about me. And she felt at that point of time that Dr. Parmeshwar is capable of running the PCC and bringing back the government. And I was made. So now, the same analogy, I am not going to go and lobby. Everybody in the High Command knows me and my work, my background, everything they know. If there is a situation that all right, Dr. Parmeshwar has to be made, given an opportunity, yes, they will make it. Why should I go and lobby for it? They know me very well. They know the situation very well. It is the situation and the person warrants at that point of time. कांग्रेस में कुर्सी को लेकर मचे घमासान पर बीजेपी के नेता नजर तो रख रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। आज केयरटेकर चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने जरूर शरारत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा लोगों ने बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को कर्नाटक के लोगों से ज्यादा कुर्सी की फिक्र है। बोम्मई ने कहा लिंगायतों ने भी कांग्रेस को वोट दिया है, अब देखते हैं लिंगायतों को कांग्रेस सरकार में कितना रिप्रेजेंटेशन देती है। People have voted Congress party with the hope that change of government will bring a lot of prosperity to the state as well as the people. And they are yet to finalize their CM candidate.
It's their internal matter. I don't want to discuss much on that. But it is going to reflect on the Congress party that in spite of having a complete majority, they are unable to decide a leader. This shows the internal situation of the party, and the aspirations of the people are more important than politicking. I think they should settle that office of the Chief Minister and formation of the government as soon as possible. Congress leaders had talked so much about Lingayat, and they tried to appease them. So let us see what due positions they give. Either they give office of the Chief Minister or a Deputy CM, or what they are going to see. Let us see, and community will be also watching. कांग्रेस के नेताओं ने कल दावा किया था कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के नाम का फैसला आज हो जाएगा। उन्हें पूरी उम्मीद भी थी, लेकिन दोपहर में कहा गया कि आज नहीं तो कल फैसला हो जाएगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जब फैसला होगा तो बता दिया जाएगा। मतलब साफ है, फैसला होने में देर लग सकती है। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार दोनों को बयान देने से मना किया है। दोनों पार्टी की हाईकमान की बात मान भी रहे हैं, दोनों खामोश हैं। खरगे के सामने मुश्किल यह कि न सिद्धरमैया को नाराज कर सकते हैं क्योंकि वो पुराने नेता हैं, ज्यादातर एमएलए उनके साथ हैं। खरगे न डीके शिव कुमार को नाराज कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि डीके ने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया, कर्नाटक में बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत किया, पैसा पानी की तरह बहाया, जबरदस्त मेहनत की। इसलिए डीके शिव कुमार की उम्मीद जायज है। लेकिन क्या करें, कुर्सी तो एक है, चीफ मिनिस्टर तो कोई एक ही बन सकता है। और दूसरी बात, कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव की भी फिक्र है। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिल पाई थी, वो भी डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश ने जीती थी। कांग्रेस हाईकमान जानता है कि लोकसभा इलेक्शन में भी अगर असेंबली जैसा रिजल्ट चाहिए तो मिलकर काम करना पड़ेगा। इसलिए पार्टी चाहती है जो भी फैसला हो वो सबकी सहमति से हो। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं उसमें सर्वसम्मति बनाने में टाइम लग सकता है, और कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता। इसलिए मुझे लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने में, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला होने में अभी देर लगेगी। अब बात करते हैं बिहार में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर हो रही सियासत की। पटना में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आज आखिरी दिन था। आज पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के जो पोस्टर और बैनर लगे उनको फाड़ा गया, उन पर कालिक पोती गई। पोस्टर्स पर धीरेन्द्र शास्त्री की फोटो के बगल में 420 लिखा गया। और सुबह होते होते नगर निगम के कर्मचारियों ने बागेश्वर वाले बाबा के पोस्टर्स हटा दिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने पोस्टर हटाने वालों से कहा, बैनर पर कालिक पोत सकते हो, पोस्टर्स हटा सकते हो, लेकिन बिहार के लोगों के दिलों से उन्हें कैसे निकालोगे। इस तरह की हरकत से न धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई फर्क पड़ा, न उनके भक्तों पर। आज कार्यक्रम का आखिरी दिन था, इसके बावजूद आज पटना में भक्तों की इतनी भीड़ जुटी कि संभालना मुश्किल हो गया। पटना के जिस होटल में धीरेन्द्र शास्त्री ठहरे थे, उस होटल की तरफ आने जाने वाले सारे रास्ते आज जाम थे। कई कई किलोमीटर तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए लोग कई कई घंटों से खड़े थे। प्रशासन को मजबूरी में इन रास्तों से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। ये तस्वीरें पटना के उसी होटल की हैं जहां धीरेन्द्र शास्त्री पिछले 5 दिनों से ठहरे हुए हैं। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री अपने होटल से बाहर आए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग टूट पड़े। दूर दूर से आए लोग बागेश्वर वाले बाबा को भेंट स्वरूप देने के लिए अलग अलग चीजें लेकर आए थे, उपहार लेकर आए थे। कोई अंगवस्त्र लाया था, कोई मुकुट लेकर आया था, कोई गदा लेकर पहुंचा था, कुछ लोग फूलमालाएं लेकर पहुंचे थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंचने का मौका नहीं मिला। इसलिए जो लोग जो भी लेकर आए उसे दूर से ही बाबा की तरफ फेंक दिया।
धीरेन्द्र शास्त्री ने भी उसी तरह दूर से भक्तों की भेंट स्वीकार की, हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और कथा स्थल की तरफ बढ़ गए। कथा स्थल पर पंडाल में आज भी जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। धीरेन्द्र शास्त्री ने आज आखिरी दिन भक्तों को कथा भी सुनाई और अपने विरोधियों को जवाब भी दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा वो अपने भक्तों को पागल कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पिछले 5 दिनों में यहाँ जितने भी लोग आए वो भगवान के प्रेम में पागल हैं। योगी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा जिन्होंने कथा के आयोजन में सपोर्ट किया उनकी भी जय हो और जिन्होंने विरोध किया उनकी भी जय हो। बिहार के पागलों की, कथा जजमान की, कथा में सहयोग करने वालों की, कथा का विरोध करवे वालन की भी। बड़े कंजूस हो यार भाई, 5 दिन में सुधरे नहीं हो क्या? क्यों बिहार के पागलों सुधर गए? देखो, पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। है? एक संत कहते थे इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पटना में सिर्फ कथा नहीं बांट रहे थे, पटना में क्या हो रहा है, बिहार का कौन सा नेता उनके बारे में क्या कह रहा है, इसकी पूरी खबर भी धीरेन्द्र शास्त्री के पास थी। जैसा मैंने आपको बताया, कल देर रात पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर लगे बागेश्वर वाले बाबा के बैनर पोस्टर्स पर कुछ लोगों ने कालिख पोती, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अपशब्द लिख दिए। सुबह धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर्स हटा लिए गए। इस बात की जानकारी भी धीरेन्द्र शास्त्री को थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के मंच से पोस्टर बैनर फाड़ने वालों को जवाब दिया। उन्होंने कहा पोस्टर फाड़े जा सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन बजरंग बली के लिए भक्तों के मन में जो आस्था है, जो विश्वास है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। एक बात बोले, अभी हम रास्ते में चले आ रहे थे, बोले गुरुजी आपके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, क्या कहोगे? हमने कहा सुना, पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे? कागज की फोटो से निकाल सकते हो, लेकिन जो बिहार के हृदय में बागेश्वर धाम बैठे हुए हैं उसको निकालना बड़ा कठिन है। बस इसी बात पर हम हनुमान जी के चरित्र और चित्र को कहेंगे कि अगर हनुमान जी के हृदय में राम जी है तो बिहार वासियों के हृदय में सनातन धर्म की ज्वाला भी भरी हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोध करने वालों को अपने अंदाज में जवाब तो दे दिया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे पर बयानबाजी की। बिहार असेंबली में लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय कुमार सिन्हा ने कहा जो लोग रात के अंधेरे में धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोत रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो दिन के उजाले में कालिख लगाते। विजय सिन्हा ने कहा जिन लोगों ने पोस्टर पर कालिख पोती, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, नीतीश सरकार को उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। राम कथा कहने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हैं, तो इस पर लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, क्यों भयभीत हैं? लाखों लाख लोग आ रहे हैं इनको सुनने के लिए, और इस तरह के ये वातावरण और माहौल क्यों बना रहे हैं? सनातन के जो हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं उनको मुंह पर कालिख लगाना, 420 लिखना, अरे हिम्मत है और मर्द का बच्चा है तो दिन में कालिख लगाए ना, दिन में आकर के रोके। ये बिहार का जो 10 लाख लोग आकर के बैठा हुआ है उसके मुंह में ऐसा कालिख लगा देगा कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा और सत्ता में लोग नहीं रह पाएंगे जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये रात में जाके पोस्टर पर कालिख लगाते हैं। सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, इसकी जांच कर करके वैसे असामाजिक तत्व के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, और नहीं गिरफ्तारी करती है तो कहीं ना कहीं सरकार का ये संरक्षण है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि लालू यादव की पार्टी आरजेडी पहले दिन से ही धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रही है। लालू यादव भी खुद कह चुके हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई बाबा नहीं है, लेकिन
बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और आरजेडी की विधायक नीलम देवी कल रात धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने पहुंची थी। असल में कल रात भी धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने कई लोग उनके होटल पहुंचे थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी थे, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह थी। लेकिन इन सब के साथ वहां पर मोकामा से आरजेडी के एमएलए नीलम देवी भी मौजूद थी और बीजेपी ने इन बातों को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेताओं को घेरने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जो लोग आज मुस्लिम वोटों के चक्कर में धीरेन्द्र शास्त्री को कोस रहे हैं, जिस दिन हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो ये सारे लोग धीरेन्द्र शास्त्री के पंडालों के चक्कर लगाने लगेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र भारत में अब सेकुलरिज्म 76 के बाद लोग सेकुलरिज्म की चर्चा करते हैं। यहाँ तो वसुधैव कुटुम्बकम, यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। है किसी धर्म में? है किसी धर्म में? मैं पूछता हूँ नीतीश बाबू से और नीतीश बाबू के पूरे टीम से, जो लोग गालियां दे रहे थे बाबा को। ये जिस दिन सनातन वोट बैंक हो जाएगा, हिंदू इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन ये कोई बाबा के मीटिंग न छोड़ेंगे। आजकल देखते नहीं है, जब चुनाव आता है तो मोदी जी ने सबको मंदिर मंदिर घुमा दिया। आज आने वाले दिन में हिंदू भी इकट्ठे होंगे और ये बाबाओं के कार्यक्रम में भी जाएंगे। बीजेपी को जवाब दिया आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाकर बेवजह माहौल बनाया जा रहा है, ये सब फिजूल की बातें हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नतमस्तक हैं, उसके बाद बीजेपी को धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कर देना चाहिए। अब कोई बेवजह का कुछ भी बयान दे जा रहा है, गैर संवैधानिक बातों पर कोई प्रतिक्रिया देना हम उचित नहीं समझते हैं। और ये देश चलेगा अपने नियम कानून से, ना कि बीजेपी आरएसएस या किसी और के नियम कानून से। धर्म गुरुओं को, कथावाचकों को अपना काम करना चाहिए, राजनीति का एजेंडा किसी का नहीं चलाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उतावली है, बेचैन है, ये राजनीति खोज रही है बाबाओं के भरोसे, भाजपा को अपने ऊपर भरोसा नहीं है। इसलिए हम तो कई बार कहे, हमने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरे बना दे, अगर इतना बाबा पर ही भरोसा है और उनको लगता है कि अगर वो जो कह रहे हैं वही संविधान हो जाएगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार में राजनीति हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन इन सबसे बेफिक्र धीरेन्द्र शास्त्री कथा खत्म करके पटना से विदा हो गए। अब उनकी कथा गुजरात में होगी। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर जो सियासत हुई, जो बयानबाजी हुई, उससे 2-3 बातें क्लियर हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा था कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में घुसने नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार गए, 4 दिन तक रुके, कथा की, दरबार लगाया और उनको देखने सुनने के लिए इतनी भीड़ जुटी कि तेज प्रताप यादव और आरजेडी के दूसरे नेता चुपचाप तमाशा देखने के लिए मजबूर हो गए। दूसरी बात, आरजेडी के नेता धीरेन्द्र शास्त्री पर संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ बातें कहने का इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता को देखते हुए बिहार में सरकार होने के बाद भी आरजेडी और जेडीयू के नेता उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की, एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। तीसरी बात, जब आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री को मदारी, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला, ढोंगी कहा, तो जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने सेम टू यू कह दिया। कथा के चौथे दिन जब धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर काली पोती गई, तो जवाब में बागेश्वर धाम वाले बाबा ने कहा, पोस्टर फाड़ सकते हैं, काली पोत सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों के दिलों से कैसे निकालेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी हाजिर जवाबी से दिखा दिया कि वाक्पटुता में वो नेताओं से ज्यादा चतुर हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कथा करके पटना लौट आए, उन्हें कोई नहीं रोक पाया। बेहतर तो यह होता कि आरजेडी और जेडीयू के नेता भी
धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल हो जाते, विरोध में बयान देने के बजाय खामोश रहते, तो शायद न बाबा को बोलने का मौका मिलता और न बीजेपी के नेताओं को फायदा उठाने का मौका मिलता। आज जेडीयू के नेताओं के लिए एक और मुश्किल हुई। ललन सिंह के उस सामूहिक जनता भोज की तस्वीरें सामने आई जिसमें ललन सिंह ने हजारों लोगों को मांस भात का भोज करवाया। बीजेपी ने मांस भात को मुद्दा बना दिया। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने 3 दिन पहले मुंगेर में जेडीयू और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के वर्कर्स को एक भोज दिया था। इसमें हजारों लोगों को खाना खिलाया गया, वेज और नॉन वेज, शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरीके का खाना परोसा गया। इस भोज की तस्वीरें आज सामने आई तो इन पर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि तस्वीरों में सैकड़ों लोग मांस भात खाते नजर आ रहे हैं। पंडाल में कई 100 किलो मीट पकाकर रखा गया था, इसकी भी तस्वीरें थी। तो बीजेपी के नेताओं ने जेडीयू के नेताओं को घेरा, कहा अब पता लगा कि जेडीयू के नेता धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में क्यों नहीं पहुंचे, क्यों कथा का विरोध कर रहे थे। विजय सिन्हा ने तो यहां तक कह दिया कि जिन जिन इलाकों में ललन सिंह ने ऐसे भोज दिए हैं वहां से कुत्ते और दूसरे जानवर गायब हो गए हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि ललन सिंह ने किन किन जानवरों का मीट लोगों को खिलाया और कौन सी शराब परोसी, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। मुंगेर से हम लोग भी लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ रहे हैं, वहां के कई लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोगों की बात आई कि शहर से कुत्ते भी गायब हो गए हैं। हजारों के मीट भात नहीं, किन किन जानवरों का मांस खिलाया गया, ये जांच का विषय है और इसके कारण क्या क्या बीमारी फैलेगी। शराब परोसा गया या नहीं परोसा गया, ये तो जांच का विषय है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। विजय सिन्हा ने जो कुछ कहा उस पर जेडीयू के लीडर नीरज कुमार ने जवाब दिया। नीरज कुमार ने कहा जो लोग भोज में शराब की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें ये मालूम चला था तो उन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन से क्यों नहीं की। नीरज कुमार ने कहा ऐसे आरोप लगाकर बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो आप बीजेपी के विधायक थे लखीसराय से, तो आप भी खाना खाए थे, तो आप भी वही सब ग्रहण करते हैं क्या? आपके कार्यकर्ता वही करते ही तो जो दलित और अति पिछड़ा और पिछड़े समुदाय के कार्यकर्ता आए थे उनका अपमान, सीधा अपमान है ये भाई ये। और आप लोग तो हिडेनबर्ग के नाम पर खाने वाले हैं, अदानी की पार्टी। हमारी पार्टी में तो खिलाया जाता है, सम्मान किया जाता है, यही अंतर है। पिछड़े और अति पिछड़ा और दलित को आप कह रहे शराब के नशा में रहता है, ये तो सीधा अपमान है। और मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मोदी और शाह का भी नशा लगा हुआ है, सीबीआई का नशा लगा हुआ है, तो बिहार की जनता नशा फाड़ देगी। जेडीयू ने भोज में शराब परोसने की बात को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ साफ लफ्जों में कहा उस भोज में लोगों को शराब परोसी गई और ऐसा खुलेआम किया गया। सम्राट चौधरी ने कहा किसी पार्टी ने आज तक सार्वजनिक तौर पर ऐसा भोज नहीं दिया जिसमें शराब परोसी गई हो। नीतीश बाबू की पार्टी में यदि शराब बंटता हो, मटन बंटता हो, मटन और चावल की व्यवस्था हो, तो लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार क्या होगा। आज तक किसी पार्टी ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर मटन चावल की और शराब की व्यवस्था नहीं किया होगा। यह जनता दल यूनाइटेड अनोखी पार्टी है जिसने सार्वजनिक तौर पर खुले मन से नीतीश बाबू के नेतृत्व में शराब, मटन और चावल की व्यवस्था किया कि हमको वोट दो, हम ये व्यवस्था करेंगे। अब सोचिए कितने नीचे स्तर पर जनता दल यूनाइटेड जा चुकी है। मुंगेर में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को यह भोज जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया था। ललन सिंह से उसी दिन पूछा गया था इसका मकसद क्या है, तो उन्होंने कहा वो पहली बार ऐसा भोज नहीं दे रहे। उन्होंने पहले भी पार्टी वर्कर्स को कई बार खाना खिलाया है, लेकिन कोरोना की वजह से सिलसिला टूट गया था। अब वो फिर अपने लोगों से मिलने के लिए ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं।
इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो जिस गांव में जाते हैं वहां के गांव के लोग उत्साह के साथ 500,000 वर्कर को खिलाते हैं कि नहीं खिलाते? खिलाते हैं और प्रेम से खिलाते हैं। तो साल में एक बार मेरा भी तो फर्ज है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएं, उनको प्रेम से खिलाएं, सम्मान के साथ उनको बैठाएं। तो वही काम हम कर रहे हैं। हर चीज में राजनीति घुसड़ते रहते हैं। ये कार्यकर्ता है जो 5 साल तक, 10 साल तक, 20 साल से हम लोग की पार्टी का झंडा उठा रहा है। तो आज महागठबंधन बना है तो महागठबंधन के सभी साथियों को हमने बुलाया है। बिहार में भोज भात की परंपरा कोई नई बात नहीं है। मैं ऐसे कई नेताओं को जानता हूं जो साल में कम से कम एक बार अपने कार्यकर्ताओं को भोज पर बुलाते हैं। ये परंपरा अच्छी है, मिलना जुलना होता है। इसलिए ललन सिंह ने कोई गलत काम तो नहीं किया। कोई और मौका होता तो शायद ललन सिंह के भोज पर चर्चा भी नहीं होती। लेकिन चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर जेडीयू और आरजेडी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए बीजेपी के नेताओं ने ललन सिंह के भोज को इशू बना दिया। अब धीरेन्द्र शास्त्री बिहार से वापस चले गए हैं, इसलिए ललन सिंह के भोज भात का मामला भी जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है न धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का विरोध सही था और न ही ललन सिंह के भोज भात का विरोध करना ठीक है। धार्मिक विवाद त्रयंबकेश्वर में भी हो रहा है। त्रयंबकेश्वर मंदिर में कुछ मुस्लिम्स ने मंदिर में फूलों की चादर चढ़ाने की कोशिश की थी। इस वजह से विवाद खड़ा हुआ। आज महाराष्ट्र भर से हिंदू संगठनों के लोग त्रयंबकेश्वर पहुंच गए। गौमूत्र से मंदिर का शुद्धिकरण किया। मंदिर के प्रवेश द्वार को गोदावरी के जल से धोया। ज्योतिर्लिंग की 7 नदियों के जल से अभिषेक किया। लोगों की नाराजगी इस बात पर है कि जब मंदिर के प्रवेश द्वार पर साफ साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, इसके बावजूद इस तरह की कोशिश क्यों की गई। इसके बाद सकल हिंदू संगठन ने मंदिर से कुछ दूरी पर शिवाजी चौक पर प्रदर्शन किया। हालांकि शनिवार की घटना के बाद से ही मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। 4 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। लेकिन अब हिंदू संगठनों की मांग है मंदिर में घुसने की कोशिश करने वालों पर मकोका लगाया जाए। अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती तो केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करे। दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनको अंदर आने के लिए यहाँ पे मंदिर प्रशासन ने ही वहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जानकारी और हमारे से भी पहले जो लोग हैं, जो ज्येष्ठ हैं, वो भी बताते हैं कि ऐसी कोई परंपरा वगैरह नहीं है। ये किसी न किसी कारण से हिंदुओं को उकसाने का काम हो रहा है। इन्होंने जानबूझ के अंदर आने की कोशिश किया है और इसके पीछे जो लड़के हैं वो है ही नहीं, इसके पीछे और कोई है। हिंदू समाज का यह मंदिर है, इसके लिए अगर कोई अंदर आ गया इसके लिए उनके ऊपर मौका लगाना चाहिए। यह मंदिर बहुत ही 12 ज्योतिर्लिंग करके जग भर में पवित्र मंदिर है। इधर इन्होंने इतना डेयरिंग किया है। ये लोगों ने जो भी प्रयास किया है, इनके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने अगर नहीं कार्रवाई किया तो केंद्र सरकार ने करना चाहिए। ये हमारी मांग है। पुलिस ने इस केस में 4 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें दरगाह के केयरटेकर मतीन और सलीम सैयद भी शामिल है। मतीन सैयद ने आज कहा वो हर साल की तरह मंदिर के दरवाजे तक लोबान लेकर गए थे। उन्होंने मंदिर के द्वार से ही भगवान को लोबान दिखाया। मंदिर में घुसने की कोशिश नहीं की। मतीन ने कहा जो हो रहा है उसके पीछे सियासत है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी मंदिर से चलती है। शंकर भगवान में उनकी आस्था है, वो ऐसा भला क्यों करेंगे। ये हमारा हर साल उर्स निकलता है और उर्स निकलता है तो हम हर साल हमारे एक प्रथा हमारे घर की क्या वहाँ पर एंट्रेंस पर जाकर हम खाली धुनी दिखाते, लोबान दिखाते और आगे चले जाते। और ये जो अंदर घुसने का ये जो बता रहे, ये हम अंदर जाते भी नहीं, कई सालों से हमारा चल रहा है ना। अंदर जाते खाली वहाँ जो मेन एंट्रेंस है
वहाँ पर खड़ा रहकर हम धुनी दिखाकर चले जाते हैं आगे। ये अलग मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है इनकी। ये जो अब वहाँ पे खड़ा रहकर आप में धुनी जैसा दिखा रहे हैं, बस उतना ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। उसको वो अलग ही एंट्रेंस में बोलो तो अलग ही चीज़ करके दिखा रहे। और अंदर जाने के लिए हम जिद क्यों करें? क्योंकि हम गाँव के, हमको पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो एक हम मान देते, हम उनके ऊपर जी रहे यहाँ पे मंदिर के ऊपर, वो शंकर भगवान की हम आस्था रखते हैं उनके ऊपर भी। एक वो हिसाब से हम वो चीज़ें करते हैं, एक मान देते हैं। चादर वगैरह नहीं, चादर बाबा की पूरे गांव में घूमती है, घूमने के बाद इधर बाबा के पास में आके बाबा के पास ही वो पेश होती है। अगर घुसना चाहते थे हम पिछले साल भी घुस सकते थे, जब हमारे ये थे तो वो घुसने का हमारा कोई ये है ही नहीं ना। ये चीज़ें कर रहे नहीं हम, ये खाली एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में आज हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आरोपी मतीन सैयद को भी बुलाया गया। नगर परिषद के ऑफिस में हुई मीटिंग में लोगों ने इस घटना को गलत बताया। बैठक में शामिल लोगों ने कहा, इस तरह के मामलों से त्र्यंबकेश्वर की बदनामी होती है, आस्था को चोट पहुंचती है। अब सरकार ने जांच शुरू कर दी है, इसलिए इस मामले को यहीं खत्म किया जाए। लेकिन विरोधी दलों ने इस मुद्दे को और हवा दी। आज संजय राउत नासिक में थे। उन्होंने कहा, त्र्यंबकेश्वर में जो हुआ वो साजिश है, इसके पीछे राजनीति है। बीजेपी की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। बालासाहेब ठाकरे ये नहीं कहा कि आए दिन हिंदू मुसलमान आके दंगे कराओ, मुसलमानों पर हमले करो। ये हमारा हिंदुत्व नहीं है। राजनीति के लिए हिंदुत्व की रोटियां हमने कभी सेकी नहीं है। त्र्यंबकेश्वर में जो हुआ है वो एक राजनीति है, सोची समझी रणनीति है। जो हुआ है वो वहाँ की परंपरा है। त्र्यंबकेश्वर में सैकड़ों हजार 100 सालों से भी ज़्यादा कुछ मुस्लिम वहाँ रहते हैं। वहाँ के एक गुलाब शाह है, वो वहाँ के संत थे, उनका संदल निकलता है। त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के बाहर वो धूप आरती करते हैं और निकल जाते हैं। एक श्रद्धा का विषय होता है। हमारा जब मुंबई से लालबाग का राजा निकलता है और मुस्लिम मोहल्ले में जाता है भिंडी बाजार में, तो मुस्लिम लोग आकर पूजा करते हैं। सबको मालूम है, मुस्लिम लोग आकर पूजा करते हैं गणपति, ऊपर से फूल बरसाते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है? आप महाराष्ट्र का जो सामाजिक सलोखा है वो बिगाड़ने की आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। संजय राउत ने जो तर्क दिए उसका जवाब दिया तुषार भोसले ने। तुषार भोसले बीजेपी आध्यात्मिक सेल के प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि संजय राउत के बयानों से लगता है कि उन्होंने हिंदुत्व ही नहीं, हिंदू धर्म को भी छोड़ दिया है। शिवसेना हिंदू विरोधी पार्टी बन गई है। संजय राउत ने आज ये सिद्ध कर दिया कि वो हिंदुत्व नहीं, वो तो हिंदू धर्म को ही छोड़ बैठे हैं। आज संजय राउत यदि हिंदू होते तो हिंदुओं के खिलाफ वो बयान नहीं देते। इसलिए हमारी उद्धव ठाकरे से मांग है कि 48 घंटे के अंदर संजय राउत माफी मांगे, वरना महाराष्ट्र की हिंदू जनता की वो जो क्षोभ है उसके नतीजे भोगने को तैयार रहे। शिवसेना हिंदुत्व की पार्टी नहीं, हिंदू विरोधी पार्टी बन चुकी है। आज ये सिद्ध हो गया है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी बहुत मान्यता है। ये करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। इसलिए ऐसे पवित्र स्थान पर गड़बड़ी की कोशिश होती है तो लोगों की भावनाएं आहत होना स्वाभाविक है। ये अच्छी बात है कि देवेंद्र फडणवीस ने बिना देर किए इस मामले की जांच के आदेश दिए, एसआईटी का गठन कर दिया। जिन लोगों पर मंदिर में घुसने की कोशिश का आरोप लगा, उन लोगों ने भी सामने आकर सफाई दी है। मुझे लगता है अब जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और इस मामले में सियासत बंद होनी चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का गर्भगृह करीब बनकर तैयार है। 90% काम पूरा हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने गर्भगृह में चल रहे निर्माण का एक वीडियो आज शेयर किया। चंपत राय ने जानकारी दी कि राम मंदिर की छत का काम भी 40% पूरा हो चुका है। उन्होंने आज मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर भी शेयर की। इस तस्वीर में मंदिर के गर्भगृह की दीवार नजर आ रही है। दीवार पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है। अयोध्या में राम मंदिर के साथ साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऑफिस भी बनकर तैयार होने वाला है। 22 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का परमानेंट ऑफिस होगा और अगले साल मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी।
इसके बाद भक्त मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन कर पाएंगे। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।